नमस्कार दोस्तों। आज से हमारी 5 एपिसोड वाली सीरीज शुरू हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत ही अच्छी और पसंद आएगी। तो दोस्तों, अपने इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मेरे साथी कहानी सुन रहे हैं वो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही को बुदबुदाते हुए देखकर टीना कमरे से बाहर आई। उसके चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी भी झलक रही थी। वो माही के पास आकर बैठ गई और गहरी सांस लेते हुए बोली, माही तुम इतना परेशान क्यों हो? आदित्य ने जो किया क्या वो सही था? माही को अभी भी सोनिया जी की याद आ रही थी। उसकी आंखों के सामने वो सारे दृश्य आ रहे थे जब उसने सोनिया जी के साथ मस्ती की थी। उनका प्यार, डांट, आशीर्वाद, सब कुछ। बचपन से ही माही की सोनिया आंटी से बहुत ज्यादा बनती थी। सोनिया जी ने माही को बहुत माँ जैसा प्यार दिया था। माही भी हमेशा यही कहती थी कि उसकी दो माँ है, एक यामिनी और दूसरी सोनिया आंटी। सोनिया जी ने भी उसे हमेशा अपनी बेटी रीना से ज्यादा चाहा था। आदित्य और रीना भी माही को अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। इसलिए माही के दिल पर सोनिया जी की मौत का गहरा असर हो गया था। माही ने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी चिंता व्यक्त की। मेरा भी बहुत मन था दिल्ली जाने का, ताकि मैं सोनिया आंटी की अंतिम यात्रा में शामिल हो पाती। लेकिन ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि आदित्य ने सोनिया आंटी का चेहरा तक नहीं देखने। माही की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से युवराज की आवाज आ गई। माही। माही ने चौंक कर पीछे देखा। युवराज यामिनी और यशवंत को दिल्ली के लिए रवाना करके वापस घर आ गया था। युवराज कमरे से आते हुए बोला, यशवंत अंकल कह रहे हैं कि हमें टीना को अपने साथ घर लेकर जाना होगा। उसका अकेले यहाँ दिल नहीं लगेगा। युवराज की बात सुनकर टीना की तो आंखों में चमक सी आ गई। उसने मन ही मन सोचा कि इसी बहाने युवराज के पास रहने का उसे और ज्यादा मौका मिल जाएगा। माही ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ बाबा ने बिल्कुल सही कहा है, टीना का यहाँ अकेले मन भी नहीं लगेगा। माही की बात सुनकर युवराज ने जवाब दिया, ठीक है फिर मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ड्राइवर तुम दोनों को सिंघानिया हाउस ले जाएगा। ठीक है। युवराज ने अपनी बात खत्म की और जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। टीना बहुत खुश थी, लेकिन उसने ये खुशी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। उसने भीतर ही भीतर अपनी खुशी को दबाते हुए सोचा, चलिए सोनिया आंटी के जाते जाते एक अच्छा काम तो करके गई। उन्होंने मुझे युवराज के करीब आने का मौका तो दे दिया। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए टीना ने माही से कहा, माही मैं अपना बैग पैक कर लूं? माही ने उसकी तरफ देखते हुए सिर हिलाकर हामी भर दी। टीना खुशी खुशी अपने कमरे में भागी और तेजी से सामान पैक करने लगी। माही अभी भी अपनी जगह पर बैठी हुई थी। उसके मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। सोनिया आंटी की मृत्यु, आदित्य का बुरा व्यवहार और अब टीना का उनके घर जाना, इन सब बातों ने उसके दिलो दिमाग को उलझा दिया था। दूसरी तरफ टीना अपने कमरे में अकेली थी, लेकिन उसका मन मस्ती के मूड में था। वो अलमारी के दरवाजे खोलकर अपने सारे अच्छे से अच्छे कपड़े निकाल रही थी। बार बार आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, मानो वो किसी खास अवसर के लिए तैयार हो रही हो। उसने एक गुलाबी रंग की खूबसूरत ड्रेस निकाली, उसे बैग में रखा और खुद से बुदबुदाई, आखिरकार मुझे भी मौका मिल ही गया। अब मैं युवराज के करीब रहूंगी। माही को लगता है कि मैं सिर्फ उसके साथ रहने जा रही हूँ, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। टीना की आंखों में शरारत झलक रही थी। उसने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसे अंजलि की कही हुई बातें याद आ गई। उसने सोचा, यही सही समय है। अगर मैं अंजलि की मदद से माही को डरा सकूं तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। जब मैं उनके साथ ही रहूंगी तो किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। ये सोचते हुए उसने अपना मोबाइल निकाल लिया और अंजलि का नंबर डायल कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने कॉल करने के लिए बटन दबाया, उसके दिमाग में एक बार ख्याल आया, अगर अंजलि ने मुझे धोखा दे दिया तो? वो कुछ देर तक असमंजस में रही, लेकिन फिर उसने मन को झटका और नंबर डायल कर ही दिया। उधर अंजलि कपूर मैंशन में अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें मोबाइल के स्क्रीन पर टिकी थी, मानो वो किसी के कॉल आने का इंतजार ही कर रही हो। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। जब फोन की घंटी बजी और स्क्रीन पर टीना का नाम उभरा तो उसकी मुस्कान और गहरी और चौड़ी हो गई। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और जानबूझकर अनजान बनते हुए कहा, हेलो, कौन? टीना ने झट से जवाब दिया, मैं टीना बोल रही हूँ और मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अंजलि को अपनी जीत का एहसास हुआ। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने चुपचाप मन ही मन योजना बनाई और जवाब दिया, ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हें प्लान बताऊंगी। हमें माही को कमजोर करना है और उसके डर को बढ़ाना है, लेकिन ध्यान रहे किसी को शक नहीं होना चाहिए।
टीना ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोली, और समझ गई, मैं यहाँ से सब कुछ संभाल लूंगी। फोन रखते ही उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराई। अब होगा खेल शुरू, उसने बुदबुदाते हुए कहा। फोन रखने के बाद उसने अपना बैग पूरी तरह से पैक किया और कमरे से बाहर आ गई। बाहर आने पर उसने माही को गहरी सोच में डूबा हुआ देखा और टीना ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे माही, इतनी सोच में क्यों डूब गई हो? देखो, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। आखिरकार एक नए माहौल में जाने का मौका मिल रहा है। तुम इतनी गंभीर क्यों हो? माही ने धीमे स्वर में जवाब दिया, टीना, तुम शायद बात को समझ नहीं रही हो। ये समय मजाक करने का नहीं है। सोनिया आंटी के जाने के बाद सब कुछ बदल गया है। टीना ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो यार माही, तुम तो हमेशा इतनी सीरियस रहती हो। थोड़ा रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरी सोच में डूबी रही। थोड़ी देर बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर घर के बाहर आ गए। माही और टीना ने घर को अच्छे से लॉक किया और अपने बैग उठाकर गाड़ी में बैठ गए। कार सड़कों पर दौड़ने लगी और बाहर का मौसम हल्का सा ठंडा था, लेकिन टीना के दिल में किसी और की तरह की गर्मी और उत्साह की गर्मी, अपने चाल में सफलता पाने की उम्मीद की गर्मी चल रही थी। सिंघानिया हाउस पहुंचते ही टीना ने चेहरे पर अजीब सी खुशी छलकने लगी। उसे अब ये एहसास हो गया था कि युवराज के करीब रहने का उसे पूरा मौका मिलने वाला है। दूसरी तरफ माही के लिए यह पल भावनात्मक था। सोनिया आंटी की मृत्यु ने उसे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। जैसे ही दोनों ने घर के अंदर कदम रखा, नौकरों ने उन्हें अभिवादन किया और माही ने गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर की बेचैनी को शांत करने की कोशिश की, जबकि टीना चारों ओर नजरें घुमाकर सब कुछ निहार रही थी। माही ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में दुख की झलक अभी भी साफ थी। उसने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, घर खूबसूरत हो या न हो, असली चीज होती है यहाँ के लोग और उनका अपनापन। टीना ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, ओह, फिर से तुम्हारा ये दर्शन शुरू हो गया। अच्छा छोड़ो, मेरा कमरा किधर है ये बताओ। माही ने सबरा को बुलाकर कहा, टीना के लिए कमरा तैयार करवा दो और उसका सामान भी अंदर भिजवा दो। सबरा ने सिर झुकाकर बात मान ली और फौरन नौकरों को इशारा कर दिया। कुछ ही देर में टीना का सामान उसके नए कमरे में पहुंच गया। टीना कमरे में घुसी और चारों ओर नजरें घुमाने लगी। दीवार पर लगी पेंटिंग्स, महंगे पर्दे और फर्श पर बिछे आलीशान कालीन ने उसे प्रभावित कर दिया था। वाह माही, तुम्हारा ये घर तो किसी महल से कम नहीं है, उसने उत्साह से अपने मन ही मन बुदबुदाया। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ आराम करो, मैं नीचे जाकर देखती हूँ कि रात के खाने का इंतजाम क्या क्या किया है। माही ने नीचे जाकर सबरा को बुलाया और कहा, सबरा, टीना के लिए खाना लगा दो और सब कुछ चेक भी कर लेना। ये कहते हुए माही अपने कमरे की तरफ चली गई। टीना अपने कमरे में बिस्तर पर अधलेटी आराम कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। आंखें छत पर टिकी हुई थी, लेकिन मन ही मन कहीं भटक रहा था, युवराज के पास। वो अपने दिमाग में हजारों कल्पनाएं बुन रही थी कि कैसे वो युवराज के करीब जाएगी, कैसे उसके दिल में अपनी जगह बनाएगी और कैसे माही को उसके रास्ते से हटा देगी। वो इसी ख्याल में खोई थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसने चौंक कर अपना बैग उठाया, उसमें से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। स्क्रीन पर अनजाने नंबर को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। ये अनजाना नंबर किसी और का नहीं बल्कि अंजलि का ही था। उसने जल्दी से कमरे का दरवाजा देखा कि कोई बाहर तो नहीं है, फिर दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। उसके बाद फोन उठाया और धीमे स्वर में कहा, हेलो। दूसरी तरफ से अंजलि की आवाज आई, टीना, सब कुछ ठीक तो है? किसी को शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, लेकिन अब तुम जल्दी से बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है? टीना ने उत्सुकता से पूछा। अंजलि की आवाज में हल्की सी नाटकिया थी। उसने कहा, देखो, अगर हमें माही को डराना है और उसे युवराज से दूर करना है तो हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा और मेरे पास एक शानदार प्लान है। टीना ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, क्या है, जल्दी बताओ। अंजलि ने धीरे धीरे अपनी सारी योजना समझानी शुरू कर दी। हमें माही को थोड़ा मानसिक रूप से परेशान करना होगा। सीधे तौर पर उस पर हमला करना बेवकूफी होगी। हमें ऐसा करके दिखाना होगा कि युवराज के किसी बिजनेस राइवल ने उसे किडनैप करवाया है। ऐसे युवराज को माही के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलेगा और उनके रास्ते में तनाव पैदा हो जाएगा। टीना ने थोड़े देर सोचा और फिर सिर हिलाया, नहीं, ये योजना इतनी असरदार नहीं होगी। माही को अपनी फिक्र कम है, लेकिन परिवार की चिंता हमेशा लगी रहती है। अगर हमें उसे कमजोर करना है तो हमें उसके परिवार पर वार करना होगा। ये कहते हुए टीना ने अंजलि को अपना प्लान बताया और अंजलि को भी उसका प्लान बहुत पसंद आया। इसके बाद दोनों ने फोन रख दिया। क्या करेंगे दोनों मिलकर? क्या अंजलि और टीना मिलकर माही को दूर कर पाएंगे युवराज से? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आप लोगों में से कोई महाकुंभ में गया है?
अगर कोई गया है तो मुझे जानकारी चाहिए थी। प्लीज अगर कोई गया है तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके बताना। और जो मेरे नए व्यूवर हैं, जो मेरे नए दोस्त जुड़े हैं हमारे नए चैनल सुकून एफएम के साथ, वो भी कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग हमारी कहानी को कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। अपने गांव और अपने शहर का नाम जरूर से जरूर कमेंट में लिख कर जाना। दोस्तों, 52वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। टीना ने अंजलि को अपना प्लान बताया और अंजलि ने उसका प्लान पसंद आया। फोन रखते ही टीना के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि योजना उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकती है, लेकिन अभी उसे माही के सामने बिल्कुल साधारण बने रहना था। उसे लग रहा था कि अब उसका रास्ता साफ हो गया है। उसने शीशे में खुद को देखा और कहा, अब देखना माही, तुम्हें इस घर से और युवराज की जिंदगी से दूर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। थोड़ी देर के बाद टीना को भूख लग गई थी। वो अपने नीचे किचन में आ गई और माही वो पहले ही खाना बना रही थी। टीना ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या खास बन रहा है माही? माही ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, तुम्हारा पसंदीदा चाइनीज खाना। टीना ने नकली हंसी के साथ कहा, वाह, उम्मीद करती हूँ कि खाने लायक हो। माही को यह सुनकर हल्की सी ठेस पहुंची, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। सबरा जो बर्तन धो रही थी वो बोल पड़ी, बहू रानी जो भी बनाती हैं बहुत स्वादिष्ट होता है दीदी। सबरा की बात सुनकर टीना ने झल्लाते हुए कहा, आपसे किसी ने पूछा है क्या? फिर माही की तरफ देखकर टीना ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अगर सच में चाइनीज खाना अच्छा है तो बाहर चलते हैं। तुम्हारा हाथ का खाना खाने का रिस्क मैं नहीं ले सकती। टीना की बातें सुनकर माही को बुरा लगा। उसने गंभीर लहजे में कहा, टीना, क्या तुम नहीं जानते कि सोनिया आंटी की मौत से हम कितने दुखी हैं? फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती क्या? टीना ने बेपरवाह अंदाज में कहा, तो क्या हुआ अगर सोनिया आंटी की मृत्यु हो गई है? क्या इसका मतलब यह है कि हम खाना पीना छोड़ दें? जिंदगी तो चलती रहती है माही। माही ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो टीना? युवराज क्या सोचेंगे? टीना ने उसे घूर कर देखा और गुस्से में कहा, तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। ये कहते हुए टीना गुस्से में किचन से चली गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। माही ने टीना की बातें सुनी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। वो जानती थी कि टीना का स्वभाव थोड़ा अलग ही है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। माही ने निराशा से सिर हिलाया और अपने काम में लग गई। सबरा ने यह भी देखा और तभी गैस पर रखे दूध को उबाल आने लगा। सबरा ने तुरंत गैस बंद कर दिया। माही ने उसे आवाज लगाई, सबरा, इसे यहां से उठा लो। सबरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बहू जी। थोड़ी देर बाद टीना गुस्से में ही सही लेकिन किचन में दोबारा से लौट आई। वो बिना किसी से बात किए फ्रिज में से पानी निकालने लगी। माही ने उसकी तरफ देखकर हल्के स्वर में कहा, टीना, क्या तुम अभी भी गुस्से में हो? टीना ने बिना माही की तरफ देखे ही जवाब दिया, मुझे गुस्सा क्यों होगा, मैं तो बस अपनी भूख मिटाने की सोच रही हूँ। माही ने शरारती अंदाज में कहा, अच्छा तो फिर तुम चाइनीज खाना खाने के लिए तैयार हो? टीना ने बोहें उठाते हुए जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे हाथ का चाइनीज खाना खाऊंगी? देख लेना, मैं इससे बेहतर ऑर्डर कर सकती हूँ। माही ने हंसते हुए कहा, तो फिर रुक क्यों रही हो, ऑर्डर कर ही दो, लेकिन मेरे चाइनीज खाने का स्वाद मिस मत करना। टीना ने माही की तरफ एक नजर डाली और बिना कुछ कहे कमरे की ओर दोबारा से चली गई। थोड़ी देर के बाद टीना अपने रूम में बस अपने बाल सेट कर रही थी, तभी युवराज की गाड़ी आकर बाहर रुकी। टीना ने जैसे युवराज को आते देखा, वो अपने अंदर की खुशी छुपाने की कोशिश करते हुए तेजी से किचन की ओर बढ़ी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और दिमाग में कई बातें घूम रही थी। उसने सोचा कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वो किचन में जाते ही एक कॉफी मग उठाने लगी और दिखावे के लिए खुद को व्यस्त करने का नाटक करने लगी। तभी युवराज ने वहां से गुजरते हुए टीना को देखा और हैरान होते हुए पूछा, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? टीना ने किचन से बाहर आते हुए कहा, अपने लिए कॉफी बना रही हूं मैं, आप पी लेंगे क्या? युवराज ने अपने टाई ढीली करते हुए कहा, हाँ लेकिन माही कहाँ है? टीना ने जल्दी से कहा, अरे आप हमेशा माही माही क्यों करते हैं, कभी खुद के बारे में भी सोचिए ना। युवराज हल्का मुस्कुराया और उसने कहा, माही ने कहा था कि वो मेरे लिए डिनर तैयार करेगी। टीना को यह सुनकर जलन हुई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, ठीक है, मैं कॉफी बना देती हूँ, आप बैठिए। युवराज ने सिर हिलाया और सोफा पर जाकर बैठ गया। टीना ने एक गहरी सांस ली और सोचा, अब मुझे जल्द ही अपना अगला कदम उठाना होगा। माही को कमजोर करना ही मेरे लिए सही रास्ता है। युवराज मुस्कुराया और उसने दूसरे सोफे पर और इशारा करते हुए कहा, आप हमारे घर के मेहमान हैं, आपको काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? टीना दूसरे सोफे पर आकर उसके पास बैठी और कॉफी सर्व करने लगी। युवराज उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। टीना ने बैठते हुए जवाब दिया,
मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ महज एक मेहमान हूँ। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? तो शायद आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? युवराज ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। मेरा मतलब तो बस ये था कि यहाँ सब कुछ आपको आसानी से मिल जाएगा। आप काम करने की जरूरत ना करें। फिर युवराज ने हंसे मजाक करते हुए कहा, क्या कहते हैं, साली तो आधी घरवाली होती है। ये सुनकर टीना की हंसी फूट पड़ी। दोनों ने अपनी अपनी कॉफी खत्म करते हुए बातों का सिलसिला जारी रखा। टीना ने हल्के से युवराज की माही के खिलाफ उकसाते हुए कहा, आपको पता है ना जीजू, माही सुबह से रो रही है। मुझे लगता है कि उसे सोनिया आंटी की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है। युवराज के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। वो जानता था कि आदित्य और सोनिया जी से उसके कोई खास मित्रता भी नहीं थी, खासकर उस दिन से जब आदित्य ने उसे बेइज्जत किया था। साथ ही वो भी ये जानता था कि आदित्य ने टीना को मारा भी था और इस वजह से उसे आदित्य से और भी नफरत हो गई थी। युवराज ने गुस्से में अपनी कॉफी का कप नीचे रख दिया और कहा, मुझे समझ नहीं आता कि माही को ऐसे लोगों को दिल में हमदर्दी क्यों रखती है। जिन लोगों ने मेरी बेइज्जती की, उनसे माही को क्या लेना देना रखना चाहिए। टीना ने देखा कि युवराज का चेहरा गुस्से में बदल चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसकी बातों का असर हो रहा है। वो मुस्कुराते हुए आगे बोली, बिल्कुल, मैं तो वही उसी वक्त दूसरे को परेशानियों के लेकर दुखी रहती है। आज शाम को कह रही थी कि वो आदित्य को फोन करेगी। मैंने उसे तो रोक लिया, कह दिया कि ऐसे इंसान से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। युवराज ने उसकी बात में सहमति जताते हुए कहा, मैं आपसे एग्री करता हूँ, और एक मिस मैनर्ड इंसान से बात करने की कोई जरूरत भी नहीं होती। टीना ने अपनी अगली चाल चलते हुए कहा, और जिस तरह आदित्य ने आपसे बात की थी, अगर उस तरह से कोई मेरे हस्बैंड से बात करता ना, शक्ल तो दूर की बात, तो ऐसे व्यक्ति की आवाज भी नहीं सुनती। राज ने उसकी बातों में आकर ही कहा, सच है, वो इंसान बिल्कुल बदतमीज ही है। दोनों ने कुछ देर तक इसी तरह हंसी मजाक करते हुए अपनी कॉफी खत्म की। फिर टीना और युवराज अपने अपने कमरों की ओर बढ़ गए। युवराज अपने कमरे की ओर जा ही रहा था, जैसे उसने कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि माही बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सोनिया जी की मौत ने उसे गहरा सदमा पहुंचा दिया था, लेकिन युवराज, जो अभी टीना की बातों से बिल्कुल भड़क गया था, माही को इस हालत में देखकर और गुस्से में भर गया। वो सोच रहा था, माही को क्या हुआ है? ये सब कुछ ठीक नहीं है। युवराज का दिल पिघलने की बजाय गुस्से से भर गया। उसने महसूस किया कि उसे जल्द ही कुछ करना होगा ताकि माही को उसकी भावनाओं का और सही रास्ता दिखा सके। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम यहाँ बैठी गम मना रही हो, सुबह जरूर रो रही होगी ना। उसकी आवाज में एक शक्ति थी, जैसे वो माही के दुख को समझने के बजाय उसे दोषी ठहरा रहा हो। माही ने उसकी बात सुनी और आंसुओं के बीच उसका ये अप्रत्याशित व्यवहार देखकर उसे और भी दुख हुआ। वो सिसकते हुए बोली, क्या हो गया आपको? युवराज ने अपने झुंझलाहट जाहिर करते हुए कहा, मुझे डिप्रेशन होता है तुम्हें ऐसे देखकर। ये हुआ है मुझे। माही ने आंखों में आंसू और बढ़ा दिए और वो फूट फूट कर रोते हुए बोली, आपको मेरे दुख का एहसास भी नहीं है युवराज। युवराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए उसकी ओर नरमी से देखा। वो पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, माही, ये बात नहीं है। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। मुझे पता है कि तुम्हारी आंटी की मौत ने तुम्हें तोड़ दिया है। तुम उनके बहुत करीब थी, लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो कि उन्होंने और आदित्य ने हमारे साथ कैसा सुलूक किया था? तुम्हारी आंखों के सामने आदित्य ने मेरी कितनी बेइज्जती की। उसे तुम्हारी खुशी या गम से कोई फर्क नहीं पड़ता। माही ने अपनी आंसुओं को इचकते हुए कहा, तो क्या मैं भी आदित्य की तरह हो जाऊं? उसकी आवाज में एक चुप सी थी, जैसे ही उसने खुद से सवाल किया हो कि क्या उसे खुद को बदलने की जरूरत है। युवराज ने गहरी सांस ली और फिर नरमी से कहा, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हर किसी को वही देना चाहिए जो वो डिजर्व करता है। तुम क्यों खुद को इतना तोड़ रही हो? माही ने सिर झुकाते हुए कहा, अब मैं अपना गम भी अपनी मर्जी से नहीं मना सकती क्या युवराज? युवराज ने उसे पास खींचते हुए कहा, मुझे खुद से अलग क्यों समझती हो माही? तुम्हारी टेंशन मुझे भी है, इसलिए कह रहा हूँ। तुमने अपना क्या हाल बना रखा है ये? तुम्हारी सेहत पर इसका कितना असर पड़ रहा है? माही ने युवराज की बातों पर पलटकर दोबारा से कहा, क्या हुआ मेरे हाल को? उसकी आवाज में एक हल्की सी तलकी थी, जैसे वो नहीं समझ पा रही थी कि उसे ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है। युवराज ने गहरी सांस ली और माही का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, अच्छा प्लीज ये रोना धोना बंद करो। मुझे तुम्हें इस हालत में देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माही ने झुंझला कर कहा, तो मैं क्या करूं? युवराज ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे समझाते हुए कहा, बस अब दुख मनाना बंद कर दो। देखो, तुमने अपनी बहन टीना को देखा है। हालांकि सबसे बुरा उसके साथ हुआ है, लेकिन उसने अपनी सिचुएशन को खुद पर हावी नहीं होने दिया। यही बात तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। माही ने गहरी नाराजगी के साथ कहा,
मैं टीना की तरह नहीं हो सकती। युवराज ने माथा पकड़ते हुए अपनी झुंझलाहट दबाई और गंभीरता से कहा, माही, मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी की प्रैक्टिकल तरीके से देख लो। जो जैसा डिजर्व करता है उसे उसी तरीके से ट्रीट करो, बस। माही ने अपने आंसू पोंछते हुए हल्की आवाज में कहा। ठीक है। युवराज ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, यही सही है, लाइफ चलती रहती है माही, हमें भी आगे बढ़ना होगा, चलो अब मूव ऑन करते हैं। युवराज की बातों ने माही को थोड़ी राहत दी। उसके अंदर जो बेचैनी थी अब वो धीरे धीरे शांत हो रही थी। युवराज ने माही के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी। वो भी सुकून महसूस करने लगा। माही ने सिर हिलाकर हामी भरी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद दिखाई दी। वो जानती थी कि युवराज सही कह रहा है। उसे अपनी ताकत को पहचानते हुए जीवन में आगे बढ़ना ही होगा। उधर सोनिया जी के अचानक निधन के बाद आदित्य पूरी तरह से टूट चुका था। वो इन खामोश दिनों में अपनी ही दुनिया में खो चुका था। सोनिया जी के कमरे में अंधेरे की तरह छाया एक अजीब सा चुप्पी उसके दिल में गहराई तक उतर चुकी थी। कमरे में चारों ओर फैल रही खामोशी को तोड़ते हुए आदित्य की सिसकियां गूंज रही थी, जैसे वो हर पल कुछ खो सा रहा हो। अब क्या करेगा आदित्य? क्या आदित्य कभी अपने आप को माफ कर पाएगा? क्या वो आगे टीना से बदला लेने के लिए कुछ आगे करेगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, जो मैंने पूछा था कि महाकुंभ में कोई गया है तो जरूर बताना। और दूसरा, जो हमारे नए दोस्त जुड़े हैं चैनल के साथ, वो भी जरूर कमेंट करके बताना अपने गांव का नाम और अपने शहर का नाम, कि आप लोग कहां से हमारी कहानी को सुन रहे हैं। दोस्तों, 53वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अजीब सी चुप्पी के साथ आदित्य सोनिया जी के कमरे में बैठा लगातार रोए जा रहा था। आदित्य की सिसकियां गूंज रही थी, जैसे वो हर पल कुछ खो रहा हो। आदित्य उस कमरे में कुछ ऐसा महसूस करता था जो उसे बाकी हर जगह से दूर कर देता था। सोनिया जी की खुशबू, उसके हंसी के पल, उनकी आवाज, सब कुछ जैसे उस कमरे में अटका हुआ था। यही वजह थी कि आदित्य अपने घुटनों में सर छुपाए उसे बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखों में आंसू पोंछने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो फिर भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और रीना अंदर आ गई। उसकी आंखों में सहानुभूति और चिंता थी। उसने आदित्य को देखा। वो बिल्कुल उसी जगह पर बैठा था जैसे वो समय को थाम कर रखने की कोशिश कर रहा हो। आदित्य का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में भरा हुआ वो गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। रीना के दिल में यह दृश्य बेहद तकलीफ दे था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसके पास जाकर बैठ गई। आदित्य, कब तक खुद को इस कमरे में कैद रखोगे? कब तक मॉम के एहसास के सहारे जीते रहोगे? रीना की आवाज में दुख और चिंता थी। उसने धीरे से आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाहर भी निकलो ना। आदित्य ने अपनी आंखें उठाई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी लाल और गीली थी। उसने बच्चों की तरह कहा, मुझे नहीं जाना दीदी। इस कमरे में मॉम का एहसास है, उनकी खुशबू, उनकी बातें, सब कुछ यही है। जब मैं यहाँ हूं तो लगता है कि वो मेरे पास ही हैं। मैं बाहर जाकर यह एहसास नहीं खोना चाहता हूँ। रीना ने उसे समझाने की कोशिश की। आदित्य, तुम ऐसे खुद को कैद नहीं कर सकते। बाहर चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें देखकर सबको सुकून मिलेगा। लेकिन आदित्य मन ही मन पूरी तरह से ठहर गया था। उसने दृढ़ता से कहा, जब तक यशवंत अंकल और यामिनी आंटी यहाँ हैं, मुझे उनसे नहीं मिलना। मैं बाहर नहीं आऊंगा। रीना ने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, पागलपन मत करो आदित्य, दुनियादारी भी कोई चीज होती है। आदित्य ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, मैं नहीं जानता ये दुनियादारी। मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं। मुझे किसी से नहीं मिलना। रीना ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर कहा, आदित्य, ये दर्द तुम्हें और तोड़ देगा। बाहर आओ, इन सब का सामना करो। तुम जितना छुपोगे ये लोग उतना ही मजबूत महसूस करेंगे। अगर तुम्हें उन्हें इग्नोर करोगे तो उन्हें अपने किए पर शर्म आएगी। आदित्य ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में गुस्से की लाली और नफरत के संकेत थे। उसने कहा, छुप नहीं रहा। डरता हूं कि मैं अपनी नफरत से। इन सब ने मेरा प्यार देखा है, नफरत नहीं। इन सब ने मेरी मां मुझसे छीन ली, और ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। नहीं भूलूंगा मैं ये बात। आदित्य की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द में गहरी नफरत और दर्द का मिला जुला भाव था। उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो अब भी अपनी मां को खोने का गम और उन लोगों से मिली नफरत को दिल में समेटे हुए था। आदित्य ने फिर रीना की आंखों में देखा और कहा, मुझे इनसे नफरत है। मुझे इन सब से, इस दुनिया से और इसमें रहने वाले लोगों से भी। इन सब ने मिलकर मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। रीना ने देखा कि आदित्य का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था।
वो सोच रही थी कि उसे कैसे समझाए। उसने उसके पास बैठकर उसके बालों में हल्के से हाथ सहलाते हुए कहा, आदित्य, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना होगा। मॉम ने तुम्हें कमजोर बनने के लिए नहीं छोड़ा। अगर वो तुम्हें इस हालात में देखती तो उन्हें कितनी तकलीफ होती। आदित्य ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखें फिर से झुकी और वो फिर से रोने लग गया। रीना ने उसे सहारा देते हुए कहा, अच्छा बस भी करो, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहती। उसने आदित्य का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, अब उठो, चलो मेरे साथ। तुम्हें इन सब का सामना करना ही होगा। मॉम की यादों को संभाल कर रखना, लेकिन इस तरह खुद को खत्म मत करो। वही वो चाहती थी कि तुम मजबूत बनो। आदित्य ने रीना की आंखों में देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और अपनापन था। उसने धीरे धीरे से सिर हिलाते हुए अपनी सहमति दी। हालांकि उसके कदम अभी भी भारी थे, लेकिन रीना के सहारे वो थोड़ा सा संभल गया था। रीना ने आदित्य को कमरे से बाहर उठाकर लेकर जाने का फैसला किया। बाहर की दुनिया, जो उसके लिए अब तक जटिल और बेरहम लग रही थी, अब थोड़ी हल्के से महसूस हो रही थी। रीना का सहारा आदित्य के लिए उम्मीद की एक किरण था। आदित्य के दिल में अपनी माँ के लिए प्यार और उन लोगों के लिए नफरत का तूफान था जिन्होंने उसे यह दर्द दिया था। लेकिन वो जानता था कि उसे अपनी माँ के सपनों और यादों के लिए मजबूत बनना होगा। रीना की बातों ने उसके दिल में एक उम्मीद से हल्की रोशनी जलाई दी थी। अब वो इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। हालांकि यह सफर बहुत ही मुश्किल था, लेकिन रीना का साथ उसे इस दर्द से उबरने की ताकत दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ माही ने धीरे धीरे अपने भीतर के तूफान को शांत किया और अपनी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश की। घर का माहौल अब भी थोड़ी राहत की ओर बढ़ने लगा था। इस बदलाव का सबसे बड़ा संकेत था माही का बाहर जाना। उसने तय किया कि जब वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को फिर से जीने लगेगी। इस बीच वो तैयार होकर घर के लिए ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रही थी। सीढ़ियों से उतरते हुए टीना ने उसे देखा और एक सवाल किया, कहाँ जा रही हो? माही ने हल्के से मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ बस या घर के लिए कुछ ग्रोसरी सामान के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ। टीना ने मजाक करते हुए कहा, ग्रोसरी शॉपिंग करने, इतनी तैयार होकर? मुझे तो लगा कि कहीं और का प्लान है तुम्हारा। माही ने हंसते हुए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस सोच रही थी कि तुम ठीक कह रही हो। जो लोग हमारे आसपास नहीं है उनका गम हम हर वक्त सिखाता है, लेकिन हम अपने जीवन को पूरी तरह से ठहर नहीं सकते। और हाँ, मुझे अपनी संवेदनाओं पर भी काम करना चाहिए। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मेरे पास और भी लोग हैं जो मुझे उदास नहीं देख सकते। माही की बातों ने टीना को थोड़ी देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। वो जानती थी कि माही का दुख गहरा था, लेकिन टीना ने उसको फिर से इमोशनल करने के लिए कहा, वो तो सब ठीक है माही, लेकिन सोनिया आंटी ने तुम्हारी अटैचमेंट तो बहुत ज्यादा थी। उसे भुला पाना आसान नहीं है। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। बाद में मुझे समझ में आया कि तुम अपनी जगह पर ठीक ही अपसेट थी। माही ने धीरे से कहा, तुम बिल्कुल ठीक नाराज हुई थी टीना। युवराज भी यही कह रहे थे कि वो मुझे ऐसे दुखी नहीं देख सकते। और देखो, मैं अपना घर तक भूल गई थी। तुम आई हो तो मुझे तुम्हारे लिए वक्त भी नहीं मिल पाया। टीना को उसकी चाल फैल होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसने अपनी चाल छिपाते हुए कहा, अच्छा, और क्या कह रहे थे जीजू? माही ने हंसते हुए जवाब दिया, युवराज कह रहे थे कि शाम को तैयार रहना, हम सब डिनर के लिए बाहर चलेंगे। टीना ने नखरे दिखाते हुए कहा, लेकिन मेरे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। माही ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? शादी से पहले भी तो मेरे कपड़े पहनती थी। अभी पहन सकती हो, कोई भी ड्रेस पहन लो। टीना ने खुशी से झूलते हुए कहा, हाँ पहनती थी। मैं जाकर देखती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, बाय बाय। माही ने भी मुस्कुराते हुए उसे बाय किया और शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। उसका मन थोड़ा हल्का था, लेकिन साथ ही घर में हो रही हलचल की वजह से वो उसकी बेचैनी कम नहीं हुई थी। वहीं टीना माही के कमरे में जा पहुंची और उसकी अलमारी खोल ली। उसने एक खूबसूरत ब्लैक ड्रेस निकाल ली। वो ड्रेस जो माही के पास अभी तक कम ही पाई जाती थी, जैसे टीना की एक नए मौके का दरवाजा खोल रही थी। टीना ने वो ड्रेस पहनी और जब उसने खुद को शीशे में देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। मुस्कुराते हुए उसने खुद को देखा, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे कोई गहरी चाल थी। वो जानती थी कि इस मौके का क्या फायदा उठाना है। बिना किसी और विचार के उसने माही के झुमके भी पहन लिए और फिर उसने मेकअप के ध्यान दे दिया। जब वो पूरी तरह से तैयार हो गई तो अपने आप में पूरी तरह से बदली हुई महसूस कर रही थी। अब उसने खुद से ही कहा, अब युवराज का इंतजार कर सकती हूँ। कुछ देर में युवराज भी ऑफिस से घर पर आ गया था। टीना को यह मौका बिल्कुल भी गंवाना नहीं था। उसने बिस्तर पर जाकर लेटने का नाटक किया जैसे वो सो रही हो। और युवराज जब कमरे में आया
तो वो सीधे बैग को ऑफिस टेबल पर रखकर सीधा बिस्तर की ओर बढ़ गया। उसे यह भी ध्यान नहीं था कि बिस्तर पर लेटी हुई लड़की माही नहीं बल्कि टीना थी। जैसे वो बिस्तर के पास पहुंचा, उसने माही समझते हुए उसके चेहरे से बाल हटाए और कहा, माही। टीना ने धीरे से उठने का नाटक किया। युवराज जब उसका चेहरा देखा तो उसकी आंखों में हैरानी का मिश्रण था। वो एकदम खड़ा हो गया। वो शर्मिंदा होते हुए तुरंत माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे लगा माही है। टीना ने खुद को सेहत करते हुए अपने कपड़े ठीक किए और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे तो यह भी नहीं पता चला कि मुझे कब नींद आ गई। युवराज जो शर्म और असहजता से बचने की कोशिश कर रहा था, सिर झुकाए हुए बोला, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप यहाँ सो रही हैं। मुझे लगा माही है। टीना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी ही है। मुझे सीधे आपके बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए था। युवराज ने कुछ अजीब सा महसूस करते हुए सिर झुका लिया और फिर कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम करें, मैं बाद में आता हूँ। उसने अपनी नजरों को चुराते हुए कमरे से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। जैसे ही युवराज कमरे से बाहर गया, टीने का चेहरे पर एक हल्की सी शातिर मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि उसने अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ये तो बस शुरुआत है, उसने सोचा। अब माही और युवराज के बीच की दूरी को और बढ़ाना आसान होगा। क्या लगता है आपको, क्या टीना माही और युवराज के बीच में दूरियां ला पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हर रोज वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए और शाम को हर रोज 6 बजे ही हमारा नया एपिसोड आता है। और कमेंट करके जरूर बताना कि 5-5 एपिसोड वाली सीरीज आपको कैसी लग रही है। दोस्तों, एपिसोड नंबर 54 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे युवराज कमरे से बाहर गया, टीना के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। वो जानती थी कि उसे अपनी योजना को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया था। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसने मन ही मन कहा, ये तो बस शुरुआत है। अब माही और युवराज के बीच की दूरी को और बढ़ाना आसान होगा। टीना अपने नापाक ख्यालों में खो गई और युवराज के स्पर्श को याद करते हुए हल्के से मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी गहरी चाल की चमक थी। वो समझ चुकी थी कि इस खेल को फायदा अब उसे ही मिलेगा। उसी समय माही बाजार से वापस लौट आई। वह तुरंत नौकर से बोली, यह सामान किचन में रख दो, बाकी स्टोर में जमा कर दो। उसकी आवाज में हल्की सी थकावट थी, लेकिन साथ ही एक संतुष्टि भी कि उसने आज घर के लिए जरूरी सामान ले लिया। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए युवराज ने माही की ओर देखा और चौंकते हुए बोला, माही, माही कहाँ थी तुम? पूरे घर में मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। माही ने हल्की से मुस्कुराते हुए बोली, ग्रोसरी के लिए गए थे युवराज। घर में कुछ सामान खत्म हो गया था तो सोचा खुद जाकर ले आऊं। और वैसे मैंने सोचा कि बाहर निकलूंगी तो कुछ थोड़ा सा दिमाग को शांति मिलेगी, इसलिए मैं आज खुद ही सामान लेने के लिए चली गई थी। युवराज ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, तुम्हें पता है ना कि इस वक्त मैं घर वापस आ जाता हूँ, फिर भी तुम गायब थी। माही, जो उसकी नाराजगी को समझ नहीं पा रही थी, हल्की हंसी के साथ बोली, मैं कहाँ गायब हूँ, आपके सामने तो खड़ी हूँ। क्या हो जाता है आपको? दोनों हॉल में सोफे पर बैठ गए, लेकिन कुछ ही देर में युवराज की नजर माही के ड्रेस पर पड़ी, जिस पर आइसक्रीम का दाग लग रहा था। उसने चिढ़ते हुए पूछा, और ये क्या है? माही मुस्कुराते हुए बोली, ओहो, मॉल में एक शरारती बच्चा घूम रहा था, आइसक्रीम खाते हुए मुझे लगा दिया। युवराज ने गुस्से में कहा, तुम भी ना पता नहीं किन कामों में लगी रहती हो। घर में इतने सारे नौकर हैं, तुम्हें पता है ना कि मुझे घर आते ही तुम्हें देखने की आदत है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। माही ने हैरान होते हुए कहा, मैं कदर नहीं करती? हाँ नहीं, युवराज ने मजाक करते हुए कहा। माही ने झूठा नाराज होते हुए कहा, तो फिर कौन करता है माँ आपके प्यार की कदर? जो करता है ना उसी के पास चले जाओ। युवराज ने चुटकी काटते हुए कहा, यही बात है, तो फिर उसके पास आकर ही उसके गले लगते हुए बोला, उसी के पास हूं। ये कहते हुए युवराज ने माही के गालों को चूम लिया और उसके बाद उसने माही के होठों से अपने होठों को लगा दिया और लगातार किस किए जा रहा था। माही भी हैरानी में उसकी तरफ देख रही थी कि आज युवराज को हो क्या गया था। युवराज आज इतने रोमांटिक मोड में कैसे लग रहा था। आते ही उसने किस तरीके से कैसे किस शुरू कर दिया था। ऊपर से टीना, जो अपने कमरे से बाहर आ गई थी, ऊपर से ही खड़ी ये सब देख रही थी। अंदर ही अंदर जल गई थी और माही और युवराज के बीच ये रोमांस उसे कतई सहन नहीं हो रहा था। उसके भीतर जलन का यह तूफान उमड़ रहा था। वह सब देख तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्से और नफरत के बादल छा गए थे। माही ने युवराज से कहा, आप क्यों परेशान हो जाते हैं? मैं तो सिर्फ ग्रोसरी के लिए गई थी। फिर वो अपने ड्रेस पर लगे दाग को देखते हुए बोली,
अब इससे कैसे हटाऊं? युवराज तुरंत खड़ा हुआ और टिश्यू पेपर लेकर आया। उसने माही की ड्रेस पर लगे आइसक्रीम को साफ करते हुए कहा, तुम भी ना हमेशा कुछ ना कुछ। माही मुस्कुराते हुए बोली, वो बच्चा बहुत शरारती था, पूरा मोल। उसे पहले कि माही अपनी बात पूरी कर पाती, युवराज ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करते हुए कहा, "श्श, कुछ मत बोलो।" और उसने दोबारा से माही के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो फिर से माही को लगातार किस किए जा रहा था। टीना यह सब देख नहीं पाई और अंदर ही अंदर उबलने लगी। जलन से भरकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर वो बिस्तर पर बैठ गई और गुस्से में बड़बड़ाने लगी। वो बार बार माही और युवराज के बीच के नजदीकी को याद करती और सोचती, क्यों क्यों माही को सब कुछ मिल जाता है? माही क्यों इतनी खुशकिस्मत है और मैं कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो माही और युवराज के रिश्ते में दरार जरूर डालेगी। अब उसे मानने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं थी कि उसका ख्याल युवराज के दिल में था और माही के पास वो सब कुछ था जो वो चाहती ही थी। टीना ने खुद से ही कहा, अब वक्त आ ही गया है कि माही को उसकी खुशियों से दूर किया जाए। युवराज मेरा है और मैं उसे किसी भी और का नहीं होने दूंगी। और सिर्फ मेरा है और मेरा ही होकर रहेगा। ऐसा सोचते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और उसमें युवराज की तस्वीर देखते हुए मुस्कुराने लगी। टीना के दिमाग में एक नई योजना बन रही थी जो माही और युवराज के रिश्ते को और भी उलझा सकती। ऐसे ही शाम हो गई। शाम की रोशनी में मुंबई की सड़कें चमक रही थी और 5 स्टार रेस्टोरेंट का माहौल एक जादुई सुकून से भर गया था। इमारत की खिड़कियों से छनकर आती रोशनी पूरे रेस्टोरेंट में एक खास एहसास दे रही थी। युवराज ने पहले ही सबके लिए एक खूबसूरत टेबल बुक कर दी थी। जैसे ही माही और टीना रेस्टोरेंट में दाखिल हुई, उनका दिल खुशी से भर गया। वहां की सजावट, माहौल और लोगों का व्यवहार उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। युवराज ने माही को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ माही, मैंने तुम्हारे लिए ये टेबल खास तौर पर चुनी है। फिर उसने माही के लिए कुर्सी खींचते हुए कहा, मैडम कृपया बैठिए। माही ने मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया, थैंक यू मिस्टर रोमांटिक। यह सब देखकर टीना के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। उसका मन अजीब से भावनाओं से भरने लगा। उसने सोचा, युवराज सिर्फ हर पल माही के बारे में क्यों सोचता है? मैं यहाँ किसी गिनती में नहीं हूं क्या? लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और युवराज के बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। युवराज ने माही की तरफ देखकर पूछा, तो बताओ माही, तुम क्या खाओगी? माही ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जो आप खाओगे मैं वही खा लूंगी। आपके साथ खाना हमेशा स्पेशल होता है। युवराज माही की बात पर मुस्कुराया और वेटर को बुला लिया। ऑर्डर देने लगा। उसने माही और अपने लिए एक स्पेशल इटालियन डिश चुनी। वहीं टीना ने चाइनीज डिश का ऑर्डर दिया जो उसके लिए हमेशा से पसंदीदा था। टीना को दोनों के बीच का रोमांस और नजदीकी देखकर पहले से ही जलन हो रही थी। उसकी आंखों में शरारत थी, लेकिन उसके दिल में एक दर्द भी था। उसने मन ही मन सोचा, मैं यहाँ बैठकर ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही हूँ? युवराज का ध्यान मुझ पर क्यों नहीं जाता? डिनर के दौरान माही और युवराज के बीच हल्के फुल्के हंसे मजाक का दौर चलता रहा। माही ने मुस्कुराते हुए पूछा, युवराज क्या तुम्हें याद है पिछली बार जब हम डिनर पर गए थे, तुमने मुझे जबरदस्ती स्पैगेटी खिलाई थी? युवराज हंसते हुए बोला, हाँ, और उसके बाद तुम्हारे चेहरे पर सोच लग गया था। तुमने कितना गुस्सा किया था। माही ने नकली गुस्से का नाटक करते हुए कहा, हाँ, और तुम्हें मेरी खिंचाई करने का बहाना मिल गया था, लेकिन आज मैं तुमसे हर चीज का बदला लूंगी। युवराज ने प्यार भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा हर बदला मुझे मंजूर है माही। टीना यह सब देखकर और भी असहज हो गई। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इन दोनों के बीच अपनी जगह बना सके। उसे ये माहौल बहुत ही भारी लगने लगा था। उसने एक बहाना बनाते हुए बोली, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, और वहां से उठकर अंदर चली गई। वॉशरूम के शीशे के सामने खड़ी टीना ने अपनी जलन भरी आंखों में आंसू भरते हुए खुद से ही कहा, क्यों युवराज को मेरी अहमियत समझ नहीं आती? मैं उसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन उसकी दुनिया में तो बस माही के आसपास घूमती रहती है। वो गुस्से में अपनी लिपस्टिक ठीक करने लगी और मन ही मन ठान लिया कि माही को हर हाल में युवराज से दूर करेगी। कुछ वक्त बाद वो वापस टेबल पर लौट आई। युवराज और माही अभी भी अपनी प्यारी प्यारी बातचीत में व्यस्त थे। युवराज ने माही के लिए एक नैपकिन उठाते हुए कहा, लो माही, इसे रख लो, मुझे पता है तुम खाने के दौरान फिर से गड़बड़ करोगी। माही ने नकली नाराजगी दिखाते हुए कहा, ओ, तो अब मैं गड़बड़ करने वाली हूँ? युवराज हंसते हुए बोला, तुम्हारी मासूमियत और गड़बड़ दोनों मुझे बहुत प्यारी लगती है। यह सुनकर माही मुस्कुराई, लेकिन टीना के दिल में चुभन सी महसूस हुई।
उसने बात बदलने के लिए युवराज से कहा, जीजू आपको ये चाइनीज खाना पसंद नहीं है क्या? मैंने सुना है कि यहाँ का चाइनीज काफी फेमस है। युवराज ने भी कहा, मुझे चाइनीज ठीक लगता है, लेकिन माही जो पसंद करती है वही मेरे लिए सबसे अच्छा होता है। यह सुनकर माही ने प्यार से युवराज का हाथ पकड़ लिया और टीना को अब और सहन नहीं हो रहा था। उसने अपना ध्यान खाने पर लगाने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसकी नजर माही और युवराज के बीच के नजदीकी पर जा ही रही थी। डिनर खत्म होने के बाद युवराज ने वेटर को बिल देने के लिए बुलाया। माही ने हंसते हुए कहा, अरे तो मैं भी तो पेमेंट कर सकती हूँ, हर बार तुम ही क्यों करते हो? युवराज ने मजाकिया लहजे में कहा, क्योंकि तुम्हारा पैसे मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे तुम अपने शॉपिंग के लिए रखा करो। माही हंस पड़ी और बोली, तुम्हारी ये बातें कभी कभी बहुत फिल्मी लगती है। रीना ने बातचीत सुनते ही एक बार फिर से मन ही मन खुद को कोसा और बोला, मैं इस खेल को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। माही को युवराज की जिंदगी से हटाने का कोई ना कोई तरीका तो मुझे ढूंढना होगा। डिनर खत्म होने के बाद तीनों घर के लिए निकल पड़े, लेकिन टीना का मन अभी भी जलन और गुस्से से भरा हुआ था। उसने ठान लिया था कि इस खेल में वो माही से किसी भी हालात में जीत कर रहेगी। घर वापस आने के बाद टीना धीरे धीरे स्विमिंग पूल के पास चलने लगी। आसमान में चांद चमक रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा भी बह रही थी, लेकिन टीना के दिल में बेचैनी की आंधी चल रही थी। चलते चलते उसने सोचा और एक नंबर डायल कर दिया। किसको कॉल कर रही है इस समय टीना? क्या करेगी टीना? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, बेमानी मोहब्बत को ज्यादा से ज्यादा प्यार जरूर देना और इसे अपने ग्रुप्स में जरूर से जरूर शेयर करना। दोस्तों, 55वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं कहानी। घर वापस आने के बाद टीना धीरे धीरे स्विमिंग पूल के पास चलने लगी। आसमान में चांद चमक रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन टीना के दिल में बेचैनी की आंधी चल रही थी। चलते चलते वो सोचने लगी और उसने अपना मोबाइल निकाला और अंजलि का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से अंजलि अपने रूम में बैठी बस लगातार फोन को घूरे जा रही थी, जैसे उसे फोन आने की ही उम्मीद थी। और उसने झट से फोन उठाया और जल्दबाजी में टूना से बोली, हाँ टीना बोलो, क्या खबर है? टीना ने झल्लाते हुए अंजलि से कहा, अंजलि, अब जो भी करना है जल्दी करना होगा। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों अलग हो पाएंगे। अब जो भी अगला प्लान है वो हमें एक दो दिन में ही जल्दी से जल्दी करना ही होगा। टीना की बात सुनकर अंजलि एक बार तो हैरान हो गई। उसने टीना से पूछा, टीना, इतनी जल्दबाजी कैसे हो गई? क्या हो गया तुम्हें? टीना ने अपने आप को संयमित रखते हुए कहा, अंजलि, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कामयाब हो पाएंगे, लेकिन हमें जो भी करना है वो जल्द से जल्द करना होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपना जो भी प्लान है आगे का वो अभी के अभी अप्लाई कर दो, और जो भी करना है एक दो दिन में ही जल्दी से जल्दी कर लेना। कहीं फिर बाद में ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े और हम माही और युवराज को अलग ही ना कर पाए। इतना कहकर टीना ने फोन कट कर दिया और अंजलि की बात भी नहीं सुनी। अंजलि को लगा कि टीना शायद सही कह रही है। उसने दीपक भाई को कॉल किया और दीपक भाई को सारी सिचुएशन समझा दी। दीपक भाई ने कहा, ओके अंजलि, हम जल्द से जल्द कुछ करने वाले हैं, तुम चिंता मत करो। हाँ हाँ, अरे समझ आ गया, सब कुछ सही तरीके से होगा, अब की बार कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अंजलि ने फिर दीपक भाई से कहा, देखो दीपक, अब की बार कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए, और ध्यान रखना कि किसी को इस बात पर शक भी ना हो। जो भी करना बिल्कुल सोच समझ कर करना। इसके बाद दीपक भाई ने कॉल कट कर दिया और अंजलि अपने रूम में बैठकर सोच रही थी कि क्या जो करने जा रही है क्या वो अंजाम तक पहुंच पाएगी या नहीं। इधर टीना चलते चलते पूल के किनारे बैठ गई। माही और युवराज का प्यार उसके दिल में ईर्ष्या और घृणा और असहाय की एक गहरी लहर पैदा कर रहा था। और पूल के किनारे रुककर पानी को देखती रही। उसकी परछाई पानी में साफ दिख रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी भी इस परछाई की तरह ही अस्थिर और कमजोर सी हो गई है। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाया, कितनी खुशकिस्मत है माही, उसे सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है। मम्मा हमेशा कहती है कि माही बिल्कुल सहनशील और कृतज्ञ है, हर चीज को चुपचाप स्वीकार कर लेती है। एक टीना है जिसे हर चीज में प्रॉफिट चाहिए। फिर एक पल के लिए वो चुप हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने खुद से ही कहा, हाँ फिर भी मैं टीना हूँ, माही थोड़ी हूँ। माही बेवकूफ है, उसके पास जो कुछ भी है वो उसे पता ही नहीं कि उसका क्या करना चाहिए। वो कभी नहीं समझ पाएगी कि जिंदगी में बेहतर से भी बेहतरीन चीजें कैसे हासिल की जाती है। लेकिन मैं टीना हूँ, मुझे हर चीज अपने स्तर के मुताबिक चाहिए, मुझे सब कुछ सबसे बेहतरीन चाहिए। लेकिन तुम चिंता मत करो माही,
मैं कुछ न कुछ तो जरूर करके ही रहूंगी। ये अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। टीना के चेहरे पर एक हल्की सी शिकन आ गई। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में कस लिया और पूल के पानी में एक कंकड़ फेंक दिया। पानी में हलचल हुई जैसे उसके दिल के भीतर की खलबली मची हुई थी। स्विमिंग पूल के पास खड़ी टीना के दिमाग में माही और युवराज के डिनर के दौरान के पल ताजा हो गए। कैसे युवराज ने माही के लिए कुर्सी खींची थी और कैसे उसने माही के लिए खाना ऑर्डर किया था। और वो प्यार भरी बात है। हर बात में जब माही को देखता तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। युवराज, उसने कभी मुझे इस तरह क्यों नहीं देखा? मैंने भी तो कोशिश की थी उसे इम्प्रेस करने की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई। उसने माही को ही चुना। ये सोचते सोचते टीना का दिल फिर से जल उठा। उसने कुछ देर वहीं खड़े रहकर सोचा, मुझे युवराज के करीब आना होगा। माही तो वैसे भी भोली है, उसे क्या पता है कि प्यार कैसे संभाला जाता है। लेकिन मुझे पता है अगर मुझे मौका मिले तो मैं युवराज को साबित कर दूंगी कि उससे बेहतर साथी हो सकती हूँ। काफी देर तक बाहर खड़े रहने के बाद टीना आखिरकार घर के अंदर आ गई। लेकिन उसका दिल अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। कमरे में अंधेरा था लेकिन टीना की आंखें खुली हुई थी। उसने छत की ओर देखते हुए बुदबुदाई, क्या मेरी कोई गलती है? मैंने हमेशा अपने लिए सबसे अच्छा चाहा, लेकिन माही को हर बार सब कुछ कैसे मिल जाता है और मैं हमेशा खाली हाथ रह जाती हूँ। करवटें बदलते बदलते टीना की आंखों में नींद आ रही थी। उसने अपने फोन को उठाया, युवराज की तस्वीरें देखने लगी। हर तस्वीर में उसे माही के साथ हंसते हुए और खुश होते हुए दिखाई दिया। टीना के दिल में फिर से जलन की लहर उठ गई। क्या माही मेरे से बेहतर है? नहीं, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, ज्यादा स्मार्ट हूँ। फिर युवराज ने उसे क्यों चुना? उसने खुद से ही कहा। ऐसे ही करते करते सुबह हो गई। सुबह की किरणें धीरे धीरे आकाश में फैलने लगी। ताजगी से भरी हवा पूरे माहौल में घुली हुई थी। माही ने आज अपनी सुबह की शुरुआत एक नए जोश के साथ की थी। उसने अपनी जॉगिंग सूट पहनी और अपनी दिनचर्या के लिए तैयार हो गई। वो टीना के कमरे में गई जो अब तक तैयार हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे से मुस्कुराते हुए जॉगिंग पर जाने का फैसला किया और एकदम फिर से घर के एक साथ निकल पड़ी। घर के गेट के बाहर निकलते ही दोनों ने गहरी सांस ली और ताजगी महसूस की। आसपास की शांति और ठंडी हवा ने उनके शरीर को जैसे नई ऊर्जा दे दिया था। दोनों खुशी खुशी एक दूसरे से बात करते हुए धीरे धीरे ट्रैक पर चलने लगी, जहां उनका नियमित वर्कआउट शुरू होने वाला था। आने के बाद दोनों धीरे धीरे जॉगिंग करना शुरू कर दिए। उसके बाद वो अपने वर्कआउट में लग गई। वो अपने वर्कआउट में इतने गुम हो गई थी कि उन्हें आसपास क्या हो रहा है इस बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इतने में वहां पर पार्क के पीछे एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से चार गुंडे बाहर निकले और उनके हाथ में माही और टीना दोनों की तस्वीरें थी। जब उन्होंने देखा कि माही और टीना दोनों ही अंदर वर्कआउट कर रही है, तो वो चारों तरफ से घिर गए और दो एक तरफ से आए और दो एक तरफ से। उन लोगों ने माही और टीना को अगवा करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया था। जैसे ही वो दोनों जॉगिंग के लिए लगातार आगे बढ़ रही थी, पीछे से धीरे धीरे वो लोग भी उनके पीछे आ रहे थे। फिर भी उनको कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि ये लोग वैसे ही जॉगिंग करने आए हैं या उनके साथ कुछ गलत करने वाले थे। जैसे ही थोड़ा सा आगे की ओर पहुंचे, वो कुछ कदम चले ही थे, अचानक उनके चेहरे पर किसी ने पीछे से एक सफेद कपड़ा जो किसी रुमाल के जैसा था वो रख दिया। दोनों को इससे कुछ समझ में नहीं आया और उनका मस्तिष्क सुन्न हो गया। एक साथ वो दोनों बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। ये पूरा दृश्य इतने अचानक से हो गया, उनकी किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हो पाई। जैसे ही वे नीचे गिर गई, कुछ लोग दौड़ते हुए आए और जिनके चेहरे पर घबराहट और एक खतरनाक मकसद था। उन्होंने दोनों को ध्यान से देखा और उठा लिया, एक सफेद गाड़ी में डाल दिया। ये सब कुछ इतना तेजी से हो गया कि उनका कोई भी विरोध करने का मौका ही नहीं मिला। दोनों को गाड़ी में डालने के बाद उस गाड़ी को वो लोग एक सुनसान रास्ते पर ले आए थे। उसके बाद उनमें से एक ने, जो उनका बॉस लग रहा था, उसने फोन पर मैसेज किया, जी काम हो गया है। उसके बाद वो लोग लगातार चलते रहे और एक सुनसान सी जगह पर उन दोनों को ले आए। माही और टीना, जो अभी अभी सुबह की ताजगी में खोई हुई थी, अब एक अजनबी और खौफनाक स्थिति में आ गई थी। उनके मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी। ये क्या हुआ था? ये कौन लोग थे? सबसे बड़ा सवाल कि किसने उन्हें अगवा कर लिया था। संभावना ये थी कि यह किसी बड़े साजिश का हिस्सा था। दोनों बेहोश थे और उनके चेहरे पर भय और घबराहट साफ दिख रही थी। उस समय उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, पर वे समझ गए कि अब यह खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुकी थी। उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ था, जहां से वो दोनों अपने रिहाई के लिए लड़ने थे। क्या हो गया ये? दोस्तों, क्या लगता है आपको
कि ये किडनैपिंग अंजलि ने करवाई है या किसी और ने ही करवा दी है। कहीं ये किडनैपिंग माही के ब्लैकमेलर ने तो नहीं करवा दी, या फिर अंजलि कोई और ही नई चाल चल रही है। क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, अपनी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेमानी मोहब्बत को ज्यादा से ज्यादा प्यार करें और एक लाइक जरूर करके जाएं। और दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताकर जाएं कि आप लोगों में से कोई महाकुंभ गया है या नहीं। और साथ ही दोस्तों, ये भी बताकर जाएं कि जो मेरे नए दोस्त जुड़े हैं वो कौन से शहर से और कौन से गांव से जुड़ गए हैं। तो आप लोग भी इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा नए जो दोस्त हैं वो शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने सुकून एफएम चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। हमारी ये कहानी हर रोज शाम को 6 बजे आती है। आज से हमारी 5 एपिसोड वाली सीरीज शुरू हो गई है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी।